हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं प्राइम क्लासेस सुशील साहू। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें हम आपको कंप्लीट चैप्टर देने की कोशिश करेंगे कि इसमें कंप्लीट चैप्टर आपको हम एक्सप्लेन कर दें, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, क्या है फोर्स? तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फोर्स क्या है? पुश और पुल। तो भैया जी, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो क्या होता है? फोर्स होता है। तो सिंपल भाषा में आप कहेंगे सर, फोर्स इज अ पुश और पुल। या तो हम पुश करें तब फोर्स लगाते हैं या पुल करें तो फोर्स लगाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में क्या हो गया कि फोर्स इज अ पुश और पुल। इट इज ऑल्सो अ हिट। जैसा कि आप हम किसी चीज़ को हिट भी कर सकते हैं। पुश किया तो फोर्स, पुल किया तो फोर्स, हिट किया तो फोर्स। तो सिंपल सी बात, फोर्स इज अ पुश और पुल। अब देखिए, फोर्स को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? इसके इफेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, इसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं, लेकिन केवल अगर कहा जाए कि फोर्स देख के बताओ तो उसको देख नहीं सकते। तो क्या हम पढ़ेंगे कि फोर्स के इफेक्ट क्या हैं। देखो, फोर्स का इफेक्ट क्या है बेटा? सबसे पहला फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी रुकी है, ठीक है, ये मार्कर ऐसे रुका हुआ है, तो अब ये कैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा? जब आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। तो पहला हमें याद हो गया कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब देखिए, ये मार्कर ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा है, रोक दिया तो क्या? चलती हुई बॉडी को रोक देगा, रुकी हुई बॉडी को चला देगा और चलती हुई बॉडी को रोक देगा। यही फोर्स है ना। फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन फोर्स के क्या क्या काम है, क्या क्या इफेक्ट है, वो हम देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। बिल्कुल अभी मैंने आपको दिखाया, मार्कर रुका था, फोर्स ने चला दिया। फिर क्या है? कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट चलता चला आ रहा है, ऐसे, है ना। देखते नहीं, बॉल आ रही है लुढ़कते हुए जमीन में, फुटबॉल आ रही है, हम उसको रोक लेते हैं। तो कैसे? फोर्स लगा के तो रोकते हैं बेटा। वेरी गुड। चलिए, तो बेटा बहुत शानदार तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बेटा। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, थ्योरी एकदम मस्त। और दूसरे चैप्टर में मतलब दूसरे पार्ट में, एक मिनट बेटा, वेट, हेलो, हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगला देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। सबसे अच्छा एग्जांपल देखो क्या है, ध्यान से पढ़ो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी लाइफ में कहाँ है? देखो, आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे। देखिए, बॉलर सामने से बॉल फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है? फोर्स लगा के उसको बाउंड्री तक पहुंचाता है। तो बॉल आ इधर रही थी, लेकिन बैट्समैन ने क्या कर दिया? उधर कर दिया। तो बेटा सोचो, बैट्समैन ने कैसे ऐसे कर दिया? फोर्स लगा के ही तो किया। अगर फोर्स न लगाता तो बॉल सीधे चली जाती, ऐसे बॉल आ रही थी चली जाती। तो फोर्स ने क्या किया? पहली चीज तो उसने क्या कर दी? डायरेक्शन चेंज कर दी। बॉल इधर रही थी, उसने बल्ले से ऐसे फेंक दी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन चेंज किया। फिर क्या किया? स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो है स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे मान लो बहुत तेज बॉल आ रही थी या धीरे आ रही थी, ठीक, बैट्समैन ने क्या किया? बहुत तेजी से मारा तो उसकी स्पीड तो धीरे रही थी, लेकिन जब उसने हिट किया, जब उसने मारा तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसने क्या किया? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक, देखो आपने देखा। अब देखो अगला पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। देखो, शेप एंड साइज का मतलब क्या है? आप एक बॉल लीजिए, हल्की सी बॉल लीजिए, है ना, हल्की सी मतलब जो दब सकती है। ऐसे प्रेस करिए, तो प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वो दब जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा, है ना। और जैसे छोड़ेंगे फिर पहले जैसे हो जाएगी। देखिए, ऐसे स्प्रिंग लीजिए, ऐसे खींचिए, उसका शेप और साइज चेंज हो गया। जैसे छोड़ेंगे फिर वैसे। तो क्या है? फोर्स कैन चेंज शेप। यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। पहले बड़ी थी फिर छोटी हो गई, पहले मान ली ऐसे गोल थी अब चपटी हो गई। तो सारे पॉइंट रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फोर्स क्या है बेटा? पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल। हिट भी है। अच्छा, अब वी कैन नॉट सी द फोर्स विद आवर नेक्ड आइज, वी कैन सी ओनली द इफेक्ट ऑफ फोर्स। वी कैन सी ओनली द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? सी, फर्स्ट इफेक्ट इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। Something is stationary, only the cause which can move the body, that is force. So simply we have understand that force can
move a stationary body. Force can stop a moving body. Third, how force can change the direction and speed. Direction and speed, डायरेक्शन ही बदल देगा, बल्ला याद रखना, बल्ला, और स्पीड धीमे आ रही थी तेज कर दिया। अगला शेप और साइज, पहले गोल अब चपटी, पहले गोल अब चपटी। तो मैंने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है बैलेंस और क्या होता है नॉन बैलेंस फोर्स। देखो बेटे, फोर्स आर टू टाइप्स। फोर्स कितने टाइप का है? टू टाइप्स का है। पहला बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स बैलेंस में हो, नाम से ही पता है क्या है, फोर्स बैलेंस हो। तो बेटा बैलेंस का क्या मतलब बच्चे आप समझेंगे बैलेंस क्या है। देखो बैलेंस का मतलब क्या है, व्हेन इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स, बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लगे हैं, इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, इफेक्ट जीरो है। बहुत से लोग रस्सी खींच रहे हैं, 50 लोग इधर रस्सी खींच रहे हैं, 50 लोग इधर रस्सी खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी क्या है बीचों बीच में। खेला है कभी वाला गेम? नहीं खेला है, जरूर खेलिएगा। 10 लोग इधर खींचे रस्सी, 10 लोग इधर खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी टच से मस ना हो रही, मतलब लगा तो कई लोग फोर्स रहे हैं लेकिन रस्सी हिल ना रही। तो रस्सी जब हिल ना रही तो इसका मतलब क्या है, वो बैलेंस फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? बैलेंस फोर्स है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह का कि व्हेन 10 पीपल आर पुलिंग अ रोप वन साइड एंड 10 पीपल आर पुलिंग rope another side, but rope is not moving, then all forces such a case all forces are called balance force। समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत सिंपल है। फिर देखो when effect of all force acting on a body zero then are called balance force। ओके, समझ गए होंगे। चलिए बहुत प्यार से बेटे पूरे चैप्टर को आराम से यहाँ से करेंगे, ध्यान से देखते जाना, बस लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखो बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेटा क्या होता है बैलेंस फोर्स। हमने बताया कि बहुत सारे फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं लेकिन सबका इफेक्ट जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा बॉडी पे, बॉडी जस के तस है, टस के मस नहीं हो रही। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। अब देखिए अनबैलेंस फोर्स में क्या है, कह रहा व्हेन नो इफेक्ट, व्हेन नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ फोर्स लगे हैं बट नेट इफेक्ट जीरो नहीं है, है ना, नेट इफेक्ट जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी पे काम हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जब चेंज नहीं होगा तो बैलेंस फोर्स, और जब चेंज हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे बच्चे? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कर रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल लिखना है, व्हेन वी पुश अ रेफ्रिजरेटर, है ना, तो इट डिस्प्लेसेस, व्हेन वी हिट अ बॉल इट गोज सम डिस्टेंस, या है ना बहुत सारे, या सपोज दैट आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि 15 पीपल आर पुलिंग रोप वन साइड एंड 5 पीपल आर पुलिंग रोप वन साइड, तो रोप विल डिस्प्लेस टुवर्ड द 15 पीपल। सिंपल बात है, नेट फोर्स जीरो नहीं रहा, रस्सी जिधर 15 लोग खड़े तो उधर चली गई। तो ये सब क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। चलो बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, हम कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बेटा कुछ बेसिक 3 लॉ दिए हैं जिनको हमें पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, और जिनसे हमारा चैप्टर बेस भी है, और बहुत मस्त लॉ इन्होंने दिए हैं। कहते हैं कि उसी के बाद फिजिक्स में नया भूचाल आ गया था। ठीक है, समझेंगे व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोग भी जानते हैं, बहुत आसान है। क्या है कि देखो सपोज कर लो ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक ऐसे है, ये मार्कर तब तक यहाँ पर रहेगा, तब तक यहाँ पर रहेगा, या तब तक रहना चाहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट इट वांट टू बी इन रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है कि कोई रुका है तो रुकना ही चाहेगा, और कोई चलता है तो चलना ही चाहेगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बस भूल जाना तो बस इतना लिख देना कि कोई रुका है तो रुकना ही चाहेगा, जो चल रहा है वो चलना ही चाहेगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। सिंपल उन्होंने बताया कि यार कोई भी चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, और कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात उसमें कुछ चेंज आएगा, फिर वो कहाँ बात रह जाएगी। ठीक, तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वेरी सिंपल है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों। सिंपल है, क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट और इन मोशन। क्या है? सिंपल सी बात है, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि बच्चे उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा फिर तो वो अपना चमत्कार दिखाएगा, अपना कारनामा दिखाएगा।
लेकिन कब तक बॉडी वैसे ही रहेगी, जब तक बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बड़ा ही प्यारा एग्जांपल हम समझेंगे, आता भी है लिखने को, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए समझिए कैसा इसका एग्जाम्पल, देखिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसका। कैसा बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखो जैसे मान लीजिए हम सभी लोग बस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ये बस है, इसको इमेजिन करिए बस है। तो बस में जा रहे होते हैं, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स वी फॉल फॉरवर्ड, है ना, ऐसे जा रहे हो, ये हम हैं और ऐसे जा रहे हो, चलो इसको ऐसे कर लो, है ना, ओके, चाहे ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये हम जा रहे हैं बस के अंदर, ठीक है, ऐसे बस जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, हम आगे गिर गए, और ऐसे बस रुकी थी, अचानक चल दी, हम पीछे गिर गए। क्या रीज़न आता है, लिखने के लिए आता है इसका एग्जाम्पल, क्यों ऐसा होता है। देखो व्हेन बस सडनली स्टार्ट, ध्यान दो बेटे, व्हेन बस सडनली स्टार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के दो हिस्से हो जाते हैं। कितने हिस्से हो जाते हैं, बॉडी के दो हिस्से हो गए, है ना, बॉडी के दो हिस्से हो गए, ये बस का आपका पैनल हो गया। तो बॉडी बस जब अचानक चल देती है, बस जब अचानक चल देती है तो क्या होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन मोशन, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी wants to remain in rest so that we fall backward, फिर सुन लो, लिखने के लिए एग्जाम में आएगा बेटा, सिंपल भाषा में लिखना कि भैया जी जब बस चली तो हमारे बॉडी का निचला हिस्सा बस के साथ साथ मोशन में हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, सो दैट वी फॉल बैकवर्ड। फिर समझो, अब इसका उल्टा, वाई वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन, एक मिनट, जब साथ में चली तो पीछे गिर गए, अचानक चल दी तो पीछे गिर गए, और ब्रेक लगा तो आगे गिर गए। तो देखो ब्रेक लगा ना, ऐसे जा रहे थे, ब्रेक लगा, गिर गए। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन रेस्ट, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वांट्स टू रिमेन इन मोशन सो दैट वी फॉल फॉरवर्ड। कब फॉरवर्ड हुए, कब बैकवर्ड हुए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, सिंपल। बॉडी के दो हिस्से कर लो, बस रुकी तो निचला हिस्सा भी रुक गया, बस चली तो निचला हिस्सा भी चल दिया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो जिस पोजीशन में था उसी में रहना चाहेगा। बस बेटा इसी को बना के लिख देंगे, बहुत सिंपल है। तो ये थे न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, अभी तो इजी टॉपिक चल रहा है इसलिए आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन बाद में वो कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो कहते हैं ना हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चन लगाएंगे जवाब, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह इतने अच्छे क्वेश्चन हमारे बन जा रहे हैं। और बच्चों आप प्लेलिस्ट से जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत आपके लिए मैंने पूरा कुछ पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो एकदम आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसके आगे कंटेंट बताते हैं। पॉज द वीडियो, नोट द टॉपिक। देखो बच्चों समझो इसको, ये तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है, अब इसको हम समझा देते हैं। क्या कहता है, इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब इनएबिलिटी मतलब वो चेंज नहीं कर सकती। क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप ऐसे लिख लो, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट टू बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, सिंपल। या तो आप ये लिख लीजिए कि इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। भैया जी कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब उसकी इनएबिलिटी है, वो कर नहीं सकती, तो इसी इनएबिलिटी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए बोला ना इनएबिलिटी इज इनर्शिया, इनएबिलिटी इज इनर्शिया। तो क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, टू चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है वो। कैसे, मान लीजिए एक पत्थर पड़ा है, अब बताओ अपने आप से वो चलने लगेगा? कभी देखा है पत्थर को चलते हुए अपने आप? मकान कभी चलते हुए देखा है? नहीं देखा है। कब चलता है? जब बुलडोजर चलता है, तब क्या है, मकान लाद के ले जाते हैं वो लोग। लेकिन जो ये इनएबिलिटी है ये हमारी क्या है, इनर्शिया है। तो कोई बॉडी, अब आप कहेंगे सर हमने रेस्ट वाला तो बहुत देखा है लेकिन मोशन वाला नहीं देखा। बेटा हमारे पास कोई फ्रिक्शनलेस पाथ ही नहीं है, ऐसा कोई पाथ नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। अगर ऐसा हो हम एक ऐसी रोड बना दें जिससे फ्रिक्शन जीरो हो, तो एक बार साइकिल चला दें, एक बार पैडल मारे तो ज़िंदगी भर पैडल मारते ही रहें, मर भी जाएं उसी पर, अगला जन्म भी उसी साइकिल पर हो जाए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन ऐसा है, रूल ऐसा क्या कहता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, कोई फोर्स ना लगे, आप एक बॉल पे ऐसे एक ज़मीन पे एक बॉल लुढ़का दीजिए जो फ्रिक्शनलेस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो बॉल हमेशा चलती रहेगी, साल 10 साल सेंचुरी बहुत साल तक चलती रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। रेस्ट वाला तो हम खुद देखते हैं लेकिन ये मोशन वाला नहीं देखते, लेकिन ऐसा होता है बेटा,
ठीक, इसको ध्यान रख लीजिए, ऐसा होता है। तो आप लिखेंगे इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, दो तरह की इनर्शिया होती है। चलिए आपको हम बता देते हैं यहीं पर। देयर आर टू टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्या होती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जाम में लिखने को आएगा, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भैया कोई चीज रेस्ट में हो, रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक, इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन, मतलब अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल बी इन रेस्ट until or unless an external force is applied। कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक? until or unless an external force is applied। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट लिखने को है, रेस्ट की बात, रेस्ट लिखना। मोशन लिखना, तो मोशन में क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, मोशन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट टू बी इन रेशन। यह if a body is in motion, body will be in motion until or unless external force is applied। Such type of property of the body is called what? Inertia of motion। Very simple, है ना? दोनों चीजें आप लिख रहे होंगे। Inertia of motion मैं बोल देता हूँ। Inertia of rest क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, if a body is in rest, it will be in rest until or unless an external force applied। This प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। अगला पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला क्या है? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन until or unless an external force is applied। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। दोनों तरह की इनर्शिया हो गई, हमने बहुत अच्छे से समझा बेटा इसको। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर एग्जाम में, हर एग्जाम क्या मतलब आपकी क्लास में अक्सर ये पूछा जाता है, इसको ध्यान समझिए। नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड। ऐसी कौन सी बॉडी है, ऐसी कौन सी बॉडी का ऐसा कौन सा फैक्टर है बॉडी का जिस पे इनर्शिया डिपेंड करती है? देखो सुनो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ये अर्थ है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? बड़ा सा पत्थर पड़ा है, और यहाँ पे ऐसे कागज का टुकड़ा पड़ा है। आंधी चली, कौन कौन पहले डिस्प्लेस हुआ? आप कहेंगे सर कागज का टुकड़ा तो फुर्र हो गया। क्या हो गया? फुर्र हो गया। कौन फुर्र नहीं हुआ? ये स्टोन। कौन फुर्र नहीं हुआ? स्टोन। तो बेटा किसकी इनर्शिया ज़्यादा है? इस स्टोन की इनर्शिया ज़्यादा है, ये कागज का टुकड़ा उड़ जाएगा। तो क्या है? मास। इसका मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक, इसका मास ज़्यादा है। मास ऑफ स्टोन इज मोर देन मास ऑफ पेपर, सो दैट इनर्शिया किसकी ज़्यादा है? स्टोन की। तो बेटा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? इनर्शिया ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। अब कहेंगे एक रोलर चला आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक, और एक बाइक भी चली आ रही 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। दोनों के सामने आप खड़े हो जाइए। सर ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे? आप खड़े हो जाइए दोनों के सामने, तो क्या होगा? दोनों के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो देखेंगे बाइक से हल्की फुल्की चोट आएगी, या कह सकते हैं कि कोई, अरे आप ना खड़े, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दीजिए जिसके डैमेज हो जाने पे आपको कोई दुख ना हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखेंगे कि बेटा जो रोलर आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा मास है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें इनर्शिया है। लेकिन बाइक में इनर्शिया कम है, तो मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। ये बहुत ही अच्छा। और आपके सामने ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए ये आयरन का है और सेम साइज का ये वुड का है, दिस इज आयरन मेड और दिस इज वुड मेड, है ना, आयरन और वुड, किसकी इनर्शिया ज़्यादा है? साइज तो सबका सेम है, तो आप कहेंगे सर आयरन का ज़्यादा। क्यों? वाई? बिकॉज मास ऑफ द आयरन इज मोर देन वुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ध्यान से देखो। क्या है बेटे? कह रहा है वाई डू द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। आपने पंखे का स्विच ऑफ किया, है ना, पंखा बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक पंखा घूमता रहता है। बहुत प्यारा आंसर लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फैन रोटेट्स। अगर पंखे के चारों तरफ हवा ना हो, बिल्कुल रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो एक बार आप पंखा चला देंगे फिर वो पूरी ताउम्र ता जिंदगी चलता ही रहेगा। लेकिन क्या है? फ्रिक्शन है और सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल फोर्सेस ही तो है। एयर क्या है? एक रेजिस्टेंस लगा रही है, वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है।
तो क्यों थोड़ी देर तक चलता रहता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। खाली इनर्शिया मत लिखना इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आंसर इसका नोट कर लीजिए। एक मिनट, एक्स लिखेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर नोट कर लीजिए। व्हाई डू द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट? आंसर लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके बच्चों, हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोमेंटम की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मोमेंटम? ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस आप इसका फॉर्मूला दिमाग में रखिए, इसकी डिफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन। बस फॉर्मूला याद है, डिफिनेशन ऐसे लिख देंगे। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी होगी? जो बॉडी मूव कर रही होगी। तो आप बहुत आसानी से लिखेंगे कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of moving object is called momentum। बस सिंपल सी बात क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। और कुछ नहीं याद करना। अब देखिए यूनिट इसकी क्या होगी? देखो मास की यूनिट केजी होती है। बाजार जाते हो आलू खरीदते हो, 5 किलो आलू दे दो तो यूनिट केजी हो गई। वेलोसिटी की यूनिट आपने मोशन में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड। तो कंबाइंड यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। कभी कभी यूनिट भी ऑप्शन में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक, मोमेंटम क्या है? आपने कहा कि सर अ बॉडी इज मूविंग विद अ मास। तो मास, जितना भी मास है, ये 100 ग्राम की बॉडी है ना, 100 ग्राम, 100 को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। एक कार है या एक बाइक पे आप चढ़ते हैं, मान लीजिए 60 kg आपका वेट है और बाइक का है 1 क्विंटल, तो कितना हुआ? 160 किलो। 60 की स्पीड से जा रहे हैं, 60 की वेलोसिटी से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो वो वेलोसिटी और आपका मास मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पता चल जाएगा कितना मोमेंटम है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, दो चीज़ पे है, मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो भी मोमेंटम ज़्यादा। ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, बहुत प्यार से इसके न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे हम। अभी तो बस थ्योरी चल रही है, आसान आसान थ्योरी चल रही है, अभी आप बस इसको देखते जाइए। फिर इसका एप्लीकेशन जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक फाउंडेशन लेवल का फील आएगा आपको, अरे वाह क्या गजब क्लास है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना, बस इतना जान लो, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास जरूर होगा, उसमें वेलोसिटी जरूर होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मोमेंटम मिल जाएगा। बस नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल भी है। क्या बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो देखो मास जहां भी बेटा दिख जाए या कहीं भी केजी दिख जाए तो आप समझ जाना यार केजी यूनिट तो मास की होती है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है मास कितना है? 1000 kg। फिर आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी है? v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे जाते हैं एग्जाम में, धड़ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अरे इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो 15/18, 18 4 जा, अब ये आया 20 मीटर पर सेकंड। और जब मीटर पर सेकंड में आ जाए तभी गुणा करना है आपको, तभी मल्टीप्लाई करना है। अब आप लगा दीजिए P इज इक्वल टू mv। मास कितना है बेटा? 1000। वेलोसिटी कितनी है आपकी? 20। बड़े प्यार से आप लिख रहे होंगे कि भैया जी 1 2 3 4, कितने 0? 4। अब यूनिट क्या डालेंगे? kg मीटर पर सेकंड। कभी भी किलोमीटर पर आवर इन सबको हम मिक्स नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे बेटा। जब तक चेंज नहीं करोगे आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। एक्चुअली हम इसमें चलते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसी के हिसाब से करते हैं। अगर वैल्यू नहीं है सेंटीमीटर में तो फिर उसका तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अभी हमने पढ़ा, इसको लगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ 1000 kg इज इन रेस्ट, व्हाट विल बी इन इट्स मोमेंटम। ठीक है, मास कितना है हमारा? 1000 kg। ठीक, वेलोसिटी कितनी है? ओ तरीक की वेलोसिटी तो इसमें है ही नहीं, क्या है? बॉडी है रेस्ट में भैया जी, बॉडी है रेस्ट में, वेलोसिटी तो 0 है। अब बताओ मोमेंटम कितना आया? आप कहेंगे सर 1000 इंटू 0 इज इक्वल टू 1000, 1000 इंटू 0 इज इक्वल टू 1000, नहीं 0, मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तुरंत आप 0 टिक करेंगे। ठीक, ऑप्शन में आता है, बच्चे 1000 देखते तुरंत दे देते हैं। अरे 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा बेटा। ठीक, तो कितना आ गया मोमेंटम? 0। ध्यान रखना, बहुत प्यार से कर रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ओके।